Hello all. In this video, we will cover खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है, तो ये तीन पार्ट हैं नेशनल मूवमेंट्स के, वो हम लोग कवर कर लेंगे और नेशनल मूवमेंट का ये आखिरी पार्ट होगा. ऑलरेडी हम लोग ने क्या क्या कवर कर लिया है इसमें. पार्ट 1 में हम लोग ने कवर कर लिया था 1757 प्लासी, 1757 प्लासी, बक्सर, 1857 एंड स्वराज मूवमेंट. ओके, पार्ट 2 में हम लोग ने होम रूल लीग देख लिया था. अब ये पार्ट 3 में हम लोग बाकी के जितने टॉपिक्स हैं नेशनल मूवमेंट के वो कवर कर लेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अंडर GS1 मॉडर्न हिस्ट्री. ओके, तो जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है. इसमें अच्छा खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन का पहले हम लोग बैकग्राउंड समझ लेते हैं, है ना. तो पहले क्या हो रहा था कि इस टाइम तक 1915 में एक तो गांधी जी की एंट्री हो गई थी, है ना. तो गांधी जी अभी छोटे मोटे प्रोटेस्ट कर चुके थे, है ना, जैसे चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद हो गया, ऐसे लोकलाइज्ड मूवमेंट वो अभी कर चुके थे, प्रोटेस्ट कर चुके थे. ठीक है, तो वो भी वेट कर रहे थे कुछ बहाना मिल जाए उनको मास मूवमेंट करने का, है ना, नेशन वाइड मास मूवमेंट. तो वो मौका ढूंढ रहे थे कि कुछ बहाना मिल जाए प्रोटेस्ट करने का. ओके, तो क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट क्या है. अच्छा, ये तो कॉज हो गया नॉन कॉपरेशन का. खिलाफत में क्या हुआ था कि टर्की, है ना, टर्की में जो वहाँ के वो थे खलीफा, है ना, खलीफा इट इज़ अ टाइप ऑफ, मतलब इनको बोल सकते हैं कि ये मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल लीडर थे, मुस्लिम्स स्पिरिचुअल लीडर थे. ओके, तो वर्ल्ड वॉर टाइम पे क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे एक तरफ कौन थे, ये ब्रिटिशर्स थे, है ना, एक तरफ थे जर्मनी, और जर्मनी, टर्की एंड हाँ, तो वर्ल्ड वॉर टाइम 1 के टाइम पर एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की. ओके, टर्की भी इनके अलावा बन गए, तो दूसरी तरफ थे ये ब्रिटिश. ओके, तो वही चीज़ हो रहा था, ये ब्रिटिशर्स ने टर्की से ये जो खलीफा थे इनको हटा दिया था. ओके, तो इस वजह से मुस्लिम्स गुस्साए हुए थे, ये चाहते थे कि खलीफा को वापस इंस्टॉल करो टर्की में, है ना. तो यही एक इनको रीज़न मिल गया गांधी जी को कि ये जो खलीफा वाला इशू चल रहा है इसी को उठा के हम लोग मुस्लिम्स का सपोर्ट ले सकते हैं इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ओके, तो खिलाफत मूवमेंट ये था एंड नॉन कॉपरेशन गांधी जी ने लॉन्च किया था. चलो अब इसको डिटेल में देख लेते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है ना. तो 1919 में से 1922 तक हुआ था. ओके, ब्रिटिशर्स वर अपोज थ्रू 2 मास मूवमेंट, 2 मास मूवमेंट हुए थे, हमने देखा ही, एक खिलाफत एक नॉन कॉपरेशन, है ना, ये खिलाफत है. ओके, तो खिलाफत में क्या हुआ था, ये अली ब्रदर्स ने ऑर्गेनाइज किया था, कौन, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की, जो अभी हम लोग ने समझा. ओके, दूसरा क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. महात्मा गांधी लॉन्च्ड इन 1920 विद द एम ऑफ ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नेंस, है ना, जो कि हम लोग 1905 से मांगते आ रहे हैं, है ना. वहीं से स्वराज मूवमेंट चला था ना, वहीं से हम लोग ये सेल्फ गवर्नमेंट वाली बातें चल रही हैं. अभी तक ब्रिटिशर्स ने नहीं मानी, है ना. फालतू के 1909 के मॉर्लियामेंट ऑफ रिफॉर्म्स, 1919 के मोन्टागो चेल्स फॉर रिफॉर्म, ये सब देते आ रहे हैं, बट अभी तक सेल्फ गवर्नेंस का इन्होंने कोई बात ही नहीं की. ओके, तो इसमें यही कहा था महात्मा गांधी जी ने कि हमको सेल्फ गवर्नेंस चाहिए और अल्टीमेटली फिर हमें क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए. ओके, तो ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. इन दोनों का सॉल्यूशन क्या था कि ये दोनों मर्ज होकर आपस में फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करेंगे. बोथ हैव डिफरेंट इशूज, अडॉप्टेड यूनिफाइड प्लान ऑफ एक्शन. ठीक है, डिफरेंट इशूज थे बट प्लान ऑफ एक्शन सेम ही हो गया था, नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन. ओके, और क्या क्या डिमांड्स थी, पहले तो वही था खिलाफत मूवमेंट का कि फेवरेबल ट्रीटी फॉर टर्की, है ना, खलीफा को वापस री इंस्टॉल करो. और जो पंजाब में जैसे 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था, है ना, तो वहाँ पे जो हुआ है उनको जस्टिस दिलाओ, है ना, और स्वराज जो गांधी जी मांग रहे थे, है ना, फिर अल्टीमेटली लीड्स टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस. तो ये 3 डिमांड्स थी. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं रीजंस क्या क्या थे. रीजंस अगेन वही कुछ इकोनॉमिक रीजंस थे, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, है ना, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से इन्फ्लेशन हो गया था हाई और टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ रहा था, है ना, तो ये सब इकोनॉमिक रीजंस थे. डिक्रीज इन प्रोडक्शन भी हो रहा था. रॉलेट एक्ट 1919 में बना था. ओके, इसमें क्या था, इम्पोजिशन ऑफ मार्शियल लॉ, जलियांवाला बाग मैसेकर भी हो गया था इसी की वजह से. ओके, इसमें क्या हुआ था, हंटर कमेटी, जो जनरल डायर था उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए हंटर कमेटी बनी थी, बट इन्होंने भी कुछ खास रिजल्ट सुनाया नहीं, है ना, उनको फ्रीली छोड़ दिया था, तो लोग गुस्साए हुए थे उस टाइम पर. उसके बाद ये 1919 में मोन्टागो चैम्प्स फॉर रिफॉर्म्स आए. उसमें भी ये जो डायरकी की बात कर रहे थे, रिजर्व्ड, है ना, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, है ना. हम लोग तो चाह रहे थे कि सेल्फ गवर्नमेंट्स दो, बट ये क्या आप लॉलीपॉप जैसा पकड़ा रहे हो, है ना, तो ये भी फेल हो गए. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसकी वजह से कॉमन पॉलिटिकल एक्शंस लेने की ज़रूरत पड़ गई थी, है ना, भाई इन्फ्लेशन वगैरह हो गया था, प्रोडक्शन हंगर पॉवर्टी ये सब हो रहा था. और 19 लखनऊ पैक्ट भी हो गया था 1916 में, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, है ना, और एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स के भी यूनियन हो गया था, है ना, इनमें भी यूनिटी आ गई थी थोड़ी 1916 इसी सेम ही सेशन में. ओके, तो माहौल बन रहा था कि मास प्रोटेस्ट हो सकता है. ओके, खिलाफत इशू तो था ही, है ना. इसमें हम लोग समझे चुके हैं क्या था, इंडिया एज वेल एज मॉडर्न मुस्लिम्स रिगार्डेड द सुल्तान ऑफ टर्की एज देयर स्पिरिचुअल लीडर, समझ चुके हैं. टर्की अलाइड विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, ये भी हम लोग देख चुके हैं. आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 खलीफा रिमूव्ड फ्रॉम द पावर, इसी की वजह से गुस्से में थे मुस्लिम लोग.
ओके, उसके बाद नागपुर सेशन हुआ 1920 में। उसमें क्या हुआ, इनका जो गोल था कांग्रेस का वो चेंज करके स्वराज कर दिया गया थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। ओके, अभी तक क्या था, पैसिव रेजिस्टेंस की बात चल रही थी, अब यहाँ पे पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स की बात होने लगी। ये चेंज क्यों आया, क्योंकि भाई गांधी जी की एंट्री हो गई है ना, तो गांधी जी तो वैसे ही सत्याग्रह पे फोकस करते हैं। ओके, फ्रॉम अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, ठीक है, वही पीसफुल मीन्स। ओके, अच्छा गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस था इसके अगेंस्ट, है ना, तो गवर्नमेंट का रिस्पांस देख लेते हैं। पहले तो वही था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो लोग तो स्टार्टिंग से ही अपनाते आ रहे हैं, है ना। 1905 में भी हमने देखा था, फिर 1911 में भी देखा, गदर मूवमेंट में भी अभी बाद में देखेंगे, तो यही लोग फॉलो करते आ रहे हैं डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, है ना। और क्या हुआ था, जो गांधी उस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे रीडिंग, है ना, उनके बीच में भी कोई टॉक्स ढंग की हो नहीं पाई, नेगोशिएशन नहीं हो पाए, है ना। एज दैट अर्ज द अली ब्रदर्स टू रिमूव दोज पोर्शंस फ्रॉम स्पीच विच डिसाइडेड विच सजेस्टेड वायलेंस। मतलब ये क्या कह रहे थे, रीडिंग, ये जो वॉइस रॉय रीडिंग थे, ये बोल रहे थे कि आप जाइए अली ब्रदर्स से उनकी जो स्पीचेस हैं उसमें जो पार्ट भड़काने वाले हैं ना, मतलब जो सजेस्ट कर रहे हैं वायलेंस, उनको रिमूव करवा दीजिए, ये गांधी जी से कह रहे थे रीडिंग, है ना। बट ये तो वही बात होगी ना, गांधी जी अगर इनको जाके कहेंगे तो फिर इनमें इन दोनों में टसल हो जाएगी, तो ये वही चीज़ है डिवाइड एंड रूल। ओके, गांधी जी और मुस्लिम लीग में ये बंटवारा करना चाह रहे थे रीडिंग जी, ठीक है, बट गांधी जी इसको समझ गए थे, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, फायरिंग ऑफ पीपल भी, है ना, वही रोल अटैक, है ना। रोल अटैक में क्या था कि किसी पे भी तुम ट्रायल कर सकते हो बिना ट्रायल के, मतलब जेल में डाल सकते हो, है ना, उस टाइप की चीज़ें हो रही थी। अच्छा, एक वॉलंटियर कॉप है ये, सॉरी, ये वॉलंटियर कॉप भी बना था। ये क्या था, एक तरह का ये पैरेलल पुलिस सिस्टम था, कांग्रेस के मतलब अंडर में काम करता था, ये पैरेलल पुलिस सिस्टम था। ओके, तो इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था गवर्नमेंट ने। मोस्ट ऑफ द लीडर एंड गांधी जी भी अरेस्ट हो गए थे। प्रेस एंड पब्लिक मीटिंग्स ये सब बैन कर दिया गया था। कांग्रेस एंड खिलाफत वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस वर डिक्लेयर्ड अनलॉफुल इलीगल। ओके, तो कांग्रेस और खिलाफत वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थी, दोनों को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी चलो फेलियर से पहले इसका ये देख लेते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हुआ। ओके, तो पहले तो ये ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस बनी थी दिल्ली में, है ना, वो हुई। उसमें क्या था, गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया और क्या बोला गया कि हम लोग ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करेंगे। ये तो हम लोग 1905 से देखते आ रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं ये हमेशा कॉमन ही रहेंगी 1905 से लेके एंड जब तक आज़ादी नहीं मिल जाएगी 1947 तक, है, जैसे कि स्वराज का डिमांड करना, फिर बाद में कंप्लीट इंडिपेंडेंस आ जाएगा, बॉयकॉट करना, है ना। इसके बाद अब सत्याग्रह, जब से गांधी जी आएंगे तो सत्याग्रह की बात होने लगेगी, पीसफुल मीन्स की बात होने लगेगी, है ना। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रीडम स्ट्रगल की, किसी भी आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। जब मुस्लिम लीडर्स ऑल्सो क्लैरिफाई फॉर बॉयकॉट, मतलब वो भी सपोर्ट कर रहे थे कि हम लोग भी बॉयकॉट करेंगे। फिर 1919 खिलाफत कमेटी बनी, जिसके अंडर में शौकत एंड मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद अजमल खान एंड हज़रत मोहानी के, ठीक है। कांग्रेस भी सपोर्ट कर रहा था खिलाफत इशू को, है ना, क्योंकि उनको भी सपोर्ट चाहिए था मुस्लिम्स का। मुस्लिम लीग सपोर्ट कांग्रेस, मुस्लिम लीग कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चन की बात थी, अगर ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट, वही बात है, इन पर कोई पॉलिटिकल आगे नहीं बढ़ेगा, पॉलिटिकल मामला कोई भी सुधार होगा नहीं, है ना, रिफॉर्म्स अच्छे नहीं होंगे। ओके, रिस्पॉन्स अच्छा पीपल का कैसा था, तो मिडिल क्लास में जो पीजेंट्स थे, है ना, मिडिल क्लास एंड पीजेंट्स थे, उन्होंने तो पार्ट लिया था, बिजनेस क्लास ने इतना पार्ट नहीं लिया था, क्योंकि वही ना कि ब्रिटिशर्स इनको थोड़ा सवाल के रखते थे, इनको फोकस करते थे, इनको अच्छे खासे प्रिविलेजेस देते थे। स्टूडेंट्स का भी रोल था एंड वुमेंस का भी रोल था, है ना, पिकेटिंग वगैरह ये हम लोग ने पहले भी देखी थी, स्टूडेंट्स एंड वुमेन दोनों ही ने करी थी। ओके, मेन इसमें है कि मुस्लिम्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, बाकी जो हम लोग देखेंगे मूवमेंट्स उसमें मुस्लिम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इन्वॉल्वमेंट इसीलिए था खिलाफत इशू की वजह से। ओके, डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स, अच्छा इसके कुछ इम्पैक्ट्स हुए थे, कुछ कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स थे और कुछ डिस्ट्रक्टिव थे, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव में क्या, कुछ चीज़ें हम लोग ने बॉयकॉट कर दी थी, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स, है ना, जॉब्स को, गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उनको छोड़ दो, फॉरेन गुड्स को यूज़ मत करो, लेजिस्लेटिव काउंसिल का इसको बॉयकॉट करो, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को, है ना, कोर्ट्स वगैरह को, जितने भी टाइटल्स हैं उनको रिनाउंस कर दो। ओके, और जो ब्रिटिश आर्मी में जो सर्व कर रहे हैं वो भी अपनी जॉब छोड़ दो, वो जो टैक्स पे कर रहे हैं तो टैक्स भरना बंद कर दो। ओके, और इलेक्शंस में पार्ट मत लो, है ना। तो ये सब कुछ डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स थे इसी एनसीएम के। अब कुछ कंस्ट्रक्टिव भी थे, जैसे कि रिलीजियस यूनिटी आ गई थी हिंदू एंड मुस्लिम्स में, है ना, स्वदेशी मूवमेंट्स को प्रमोट कर रहे थे, है ना। जब फॉरेन को बॉयकॉट कर देंगे तो स्वदेशी को तो प्रमोट करना ही पड़ेगा, और बाद में जैसे खादी वगैरह है ना, चरखा हो गया, इन सब का प्रमोशन हो रहा था। बाद में जो यूनिफॉर्म थी, है ना, एक तरह से मतलब फ्रीडम स्ट्रगल की यूनिफॉर्म ही बन गई थी, खादी के जो बने होते थे कपड़े, है ना, तो इस वजह से चरखा का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा था। इंक्रीज इन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, ओके, सेटअप नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, है ना। अब लोग जब गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, है ना, वो अगर छोड़ देंगे तो पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे, वो नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे। ओके, अनटचेबिलिटी को एंड डिस्करेज किया। म्यूचुअल आर्बिट्रेशन, मतलब कोर्ट्स मत जाओ, आपस में ही आर्बिट्रेशन करके जो भी मामला है वो सॉल्व कर लो। सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक मास पार्टी बन चुकी थी इस टाइम पर, है ना, और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ा था कि मतलब जो पहले लॉस ऑफ फियर था ना वो खत्म हो गया था, जो मिथ था कि ब्रिटिशर्स जो है वो इनविंसिबल है, कभी इनको हराया नहीं जा सकता, वो हम पे रूल करते रहेंगे, है ना। तो ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट था ना वो खत्म हो गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, है ना। तो और देख लेते हैं स्प्रेड कैसे हुआ ये मूवमेंट, है ना, अलग अलग जगह पे कैसे स्प्रेड हुआ है। तो पहले यूपी में देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में, इसमें किसान मूवमेंट चल रहा था उसी टाइम पे, तो उसी के साथ ही मर्ज हो गया। एक का मूवमेंट भी चल रहा था, उसके साथ मर्ज हो गया, है ना। एक का मूवमेंट अंडर मदारी पासा, ओके, ये पेजेंट्स का मूवमेंट था। ओके,
तो इन इसके साथ ही मिक्स हो गया, इस वजह से ज़्यादा सक्सेसफुल इसको मिल गई। बट वही एक नेगेटिव भी चीज़ हो गई कि चोरी चौरा इंसिडेंट हो गया, है ना। इसमें क्या हुआ था कि वहाँ के जो लोकल पीपल्स थे, लोग चौरी चौरा के, उन्होंने पुलिस पर अटैक कर दिया था। तो पुलिस की चौकी थी उसको ऑन फायर, मतलब आग लगा दी थी उसमें पूरी, है ना। तो उसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स की मतलब डेथ हो गई थी। तो इसी के बाद फिर अनाउंस कर दिया था 5 फेब 2022 को, 2022 में नहीं है, ये 1922 होगा। ओके, गांधी विद्रोह मूवमेंट। ओके, फिर पंजाब में क्या चल रहा था, है ना। पंजाब में कैसा कुछ रिमार्केबल नहीं तो नहीं था, बट उस टाइम पे अकाली मूवमेंट चल रहा था, है ना, गुरुद्वारा के रिफॉर्म्स के लिए। ओके, तो वो भी कंबाइन हो गया था एनसीएम के साथ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। ओके, अब बंगाल में नो टैक्स मूवमेंट चल रहा था, वो भी इसके साथ मर्ज हो गया था। तो भाई इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बार बार कि जो लोकल रीजन्स है ना, उनको उठा रहे थे। जो लीडरशिप थी ऊपर से, गांधी जी वगैरह जब से आए थे, लीडरशिप जो टॉप की लीडरशिप थी, वो लोकल रीजन्स को उठा रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी अब साथ आ रही थी एनसीएम में। ओके, अब जैसे असम, ओडिशा, बिहार, इन सब में भी क्या चल रहा था, वही पीजेंट्स मूवमेंट चल रहे थे, है ना। टैक्स के अगेंस्ट, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, जमींदारी के अगेंस्ट, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, है ना। तो इन्हीं सबको कॉज बना के गांधी जी ने फ़ायदा उठाया एनसीएम में। ओके, तो इसीलिए इसका मास मूवमेंट बन गया था ये। ओके, अब देख लेते हैं ये फेल क्यों हुआ, कॉजेज ऑफ फेलियर भी देखना ज़रूरी है ना। तो एक तो वायलेंस हो गया था, अभी हम लोग ने देखा ना चौरी चौरा में वायलेंस हो गया, और गांधी जी, है ना, महात्मा गांधी जी तो अगेंस्ट ही थे वायलेंस के, इस वजह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया। और एक जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे तो बॉम्बे में भी रियॉट्स हो गए, है ना। जब ये प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे तो नेशन वाइड क्या हुआ था, हड़ताल हो गई थी, नेशन वाइड स्ट्राइक हो गई थी। मतलब जब ये आएंगे तो कोई भी अपने घर से बाहर नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, जब ये प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे तो सारी स्ट्रीट्स खाली मिली थी, एम्प्टी स्ट्रीट्स, है ना। तो वही बात है ना कि मतलब आप मान लो किसी के घर जाओ गेस्ट बन के, और वो जो जिसका घर है वो अपने रूम में ही घुसा रहा है ना, तो ये बड़ा इंसल्टिंग फील हो जाएगी ना। तो वही सिचुएशन हो गई थी प्रिंस ऑफ वेल्स की। तो और वायलेंस तो हो ही गए थे बॉम्बे में। ओके, नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्स, है ना, इन प्लेसेस लाइक कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। इसके जो एलीट पॉलिटिशियंस थे ना उस टाइम पे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के, इनका कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं था गांधी जी के कॉल के लिए। मतलब तो गांधी जी बोल रहे थे कि बॉयकॉट करो, है ना, जॉब छोड़ दो, सरकारी जॉब छोड़ दो, आर्मी की जॉब छोड़ दो, तो ऐसा कुछ देखा नहीं गया। वहाँ के जो एलीट पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया नहीं। लैक ऑफ सेक्युलर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ओके, जस्टिस पार्टी जो थी उन्होंने इसको, जो मूवमेंट था एनसीएम को, उसको अलग ही तरीके से इंटरप्रेट कर लिया था। उन्होंने ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण इनके बीच में अगेंस्ट में, मतलब इनके दोनों के बीच में मान लिया कि एनसीएम इनके अगेंस्ट में है, ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण। तो वहाँ पे वो हिंदू हिंदू में ही झगड़ा होने लगा। ओके, अच्छा, रीजनल वेरिएशंस भी थे, जैसे भी हम लोगों ने देखा ना, लोकल कॉजेज भी उठाए गए थे, है ना। तो कहीं पे किसी बात के लिए काम चल रहा है, कहीं पे किसी बात के लिए काम चल रहा है, तो कुछ यूनिटी, मतलब एक जो होता है ना, यूनिफॉर्म गोल नहीं हो पा रहा था। या आखिर में तुमको चाहिए क्या, ओके, यूनिफॉर्म गोल। और इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ रीजन, वही सेम ही चीज़ है, वर्किंग फॉर सक्सेस ऑफ एनसीएम रादर देन कांग्रेस नेशनलिस्ट मूवमेंट। ओके, अच्छा, नेगोशिएशन भी नहीं हो पाए गवर्नमेंट से। अभी हम लोग ने ऊपर देखा था ना, गांधी जी और रीडिंग के बीच में नेगोशिएशन चल रहे थे, बट उनके बीच में भी कुछ हो नहीं पाया खास। लॉस ऑफ रेलिवेंस ऑफ खिलाफत इशू, अब 1922 तक आते आते क्या हुआ, टर्की एक सेक्युलर स्टेट बन गया, है ना। तो ये जो खिलाफत वाला इशू चल रहा था ना, उसका रेलिवेंस ही खत्म हो गया कि खलीफा आएगा ये वो। तो जब सेक्युलर स्टेट बन गया तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये मुस्तफ़ा कमल पाशा, इनके अंडर में सेक्युलर स्टेट बन गया था, ठीक है। तो ये था होम रूलिंग मूवमेंट। इसको कंक्लूड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव गेन्स इन द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल फील्ड्स। ओके, और क्या था इसमें, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, मतलब लोगों के अंदर हिम्मत आ गई थी लड़ने की। तो एक तरह से इसको बोल सकते हैं वार्म अप टाइप का था ये, ठीक है। नेशन वाइड वार्म अप टाइप का इसको कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ लिख के हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में QIM। तो ये दोनों और बचे हैं। इसके बाद हमारा ये जो नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट है ना, वो मॉडर्न हिस्ट्री में कवर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, तो पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, है ना। तो दिसंबर 1928 में कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का। उसमें कांग्रेस ने ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, है ना, नेहरू रिपोर्ट, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, नेहरू रिपोर्ट थी, उसको फाइनलाइज़ किया था। तो कांग्रेस ने क्या कहा था, अल्टीमेटम दिया था ब्रिटिश को कि आप ये जो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, नहीं तो फिर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इन्होंने इसमें क्या कहा था कि अभी तक तो बात हो रही थी स्वराज की, है ना, बट अब जाके ये लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल बना लिया था इन्होंने, ठीक है। तो स्वराज से हट के कंप्लीट इंडिपेंडेंस पर आ गए थे कांग्रेस। ओके, उसके बाद लाहौर सेशन हुआ। अभी क्या हुआ, ये जो इन्होंने नेहरू रिपोर्ट में बोला ना, इसको एक्सेप्ट कुछ किया नहीं, इनका कुछ पॉजिटिव फीडबैक, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला नहीं किससे, ब्रिटिश से, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि लाहौर सेशन में इनको अलाउ कर दिया, मतलब गांधी जी के अंडर में CDM को अलाउ कर दिया कि जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। अपने ये बातें हमारी मानी नहीं नेहरू रिपोर्ट में, तो अब हम लोग CDM स्टार्ट करेंगे। और उसका पूर्ण स्वराज की जगह हमारा गोल क्या होगा, पूर्ण स्वराज, मतलब पहले सिर्फ स्वराज था, है ना, अब पूर्ण स्वराज, मतलब पहले सेल्फ गवर्नेंस की बात हो रही थी, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए गांधी जी को अलाउ किया था कि उन्हीं के अंडर में पूरा ये मूवमेंट चलेगा, ठीक है। तो उसको इसके लिए गांधी जी ने कुछ 11 डिमांड्स रखी थी, ठीक है, और बोला था कि अगर आप ये 11 डिमांड्स मानेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे
इस इतने मतलब ये एक डेट दी थी, अल्टीमेटम दी थी ब्रिटिशर्स को कि इस डेट तक मान लो, नहीं तो फिर हम CDM स्टार्ट कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, तो ये बैकग्राउंड था। इंट्रोडक्शन में वही 1930 में स्टार्ट हुआ था। इट इज़ अ मास मूवमेंट है ना फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें मेन क्या है कि इट स्टार्टेड विद द फेमस डांडी मार्च। ठीक है, अब डांडी मार्च कहाँ से हुआ था? ये हुआ था साबरमती आश्रम से डांडी तक। ओके, इसमें क्या था, मतलब बेसिकली वही था जो सॉल्ट पे टैक्स लगता था ना, तो उसको वायलेट किया था गांधी जी ने। ठीक है, बिना उनके परमिशन के सॉल्ट का यूज़ किया था। ओके, तो ये था बैकग्राउंड कुछ। अब इसके बदले गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया, है ना? तो भाई जो इन्होंने 11 डिमांड्स रखी थी गांधी जी ने, उनका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया नहीं उन्होंने। ठीक है, फिर जुलाई 1930 में लॉर्ड अर्विन, इनकी कुछ बातें चली, है ना? वही देखो क्या सीक्वेंस था कि पहले इन्होंने नेहरू रिपोर्ट लाए, है ना, कि इसको मान लो, इसको भी नहीं माना। तो फिर कांग्रेस कमेटी ने क्या किया, गांधी जी को अलाउ कर दिया कि आप CDM लॉन्च कर दो। ठीक है, अब CDM लॉन्च करने के लिए गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी। अभी 11 डिमांड्स भी उनकी मानी नहीं गई। ठीक है, अभी 11 डिमांड्स नहीं मानी गई, तो इसके लिए फिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया गांधी जी ने। ठीक है, अब ये लॉन्च हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसको देखकर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? अरविंद, है ना, लॉर्ड अरविंद। तो उन्होंने कहा कि आओ ये सब मूवमेंट चलाने से कुछ नहीं होगा, बैठ के बातें करते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बातें करी। ठीक है, तो उसके बदले में जो उनकी बातें हुई गांधी और अरविंद की, मतलब पहले तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई, है ना, उसमें कांग्रेस ने पार्ट लिया नहीं। ठीक है, तो दूसरे में पार्ट लें, क्योंकि कांग्रेस के बिना तो कुछ होने वाला है नहीं, कोई भी रिफॉर्म वगैरह या फिर कोई भी चेंज होने वाला है नहीं। तो अरविंद चाहते थे कि कांग्रेस भी पार्ट ले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो उसी के लिए गांधी और अरविंद के बीच में बातें हुई थी कि मतलब अग्रीमेंट हुआ था कि आप आओ और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लो। ठीक है, इसके बदले में गांधी जी ने भी कुछ डिमांड्स रखी थी, है ना। तो उसमें ज़्यादातर तो मान ली थी, 2-3 नहीं मानी थी। जैसे कि भगत सिंह का जो वो था ना, भगत सिंह को फांसी थी, उस पर रोक लगा दो, ये बोला था गांधी जी ने, तो ये नहीं माना था। और एक पुलिस एक्सेसेस था, है ना, मतलब पुलिस एक्सेसेस जो हुए उस पर कार्रवाई करो, तो ये भी नहीं माना था अरविंद ने। तो ये 2 चीज़ें नहीं मानी थी, बाकी जितनी चीज़ें मानी थी, मतलब जितने भी लैंड अगर बेचे नहीं गए हैं आगे, उनको वापस कर दो। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे जिन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, उनको वापस ले लो, उनके साथ लीनियंट बिहेवियर करो, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें अरविंद ने मान ली थी। तो गांधी जी ने क्या मान लिया था कि ठीक है, हम लोग सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेंगे और CDM को अभी के लिए स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 डिमांड गांधी जी ने मानी थी। तो ये था गांधी अरविंद पैक्ट। ओके, फिर क्या हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ मतलब खास रिजल्ट निकला नहीं, इसको भी हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ रिजल्ट नहीं निकला, यहाँ पे ये बस यही समझो कि फेल्ड हो गया। ठीक है, तो वापस जाके गांधी जी ने फिर से CDM लॉन्च कर दिया। ठीक है, अभी CDM लॉन्च किया, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इन पर क्रैक डाउन कर दिया, सबको जेल में डालना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो ये पूरी टाइमलाइन थी, ये पूरी कहानी थी। तो हम लोगों ने इंट्रो देख लिया, बैकग्राउंड देख लिया, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था वो देख लिया। ठीक है, अब चलो कॉजेज़ भी देख लेते हैं। तो एक तो कॉज ये हुआ ही क्यों, मतलब है ना, CDM क्यों हुआ? तो मेजर रीज़न तो देखो वही है, कोई भी प्रोटेस्ट चलता है ना, उसके बाद उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक वो सस्टेन नहीं कर पाता है, तो बीच में फिर एक वैक्यूम वाला पीरियड आ जाता है। वैक्यूम में क्या होता है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जाता है, फिर एक मास मूवमेंट चलता है। तो वही चीज़ थी, पहले क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, है ना, 1922 तक। ओके, उसके बाद से लेके जब तक साइमन कमीशन आ गया, है ना, 1927 में, तब तक कोई मेजर प्रोटेस्ट हुआ नहीं था इसके बीच में। तो लोग अपने आप को मतलब एक तरह से तैयार कर रहे थे प्रोटेस्ट के लिए। तो उसी प्रोटेस्ट का ही नतीजा था। और ग्रेट डिप्रेशन भी हो गया 1930 में। ओके, और पैरेलल स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटेस्ट, जैसे कि बंगाल में मुस्लिम्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, ट्राइबल्स भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जैसे संथल्स अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, है ना, और भी चीज़ें थी। और कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, है ना। अब इन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया है कि नहीं, हमें स्वराज नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब सेल्फ गवर्नेंस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो बोल तो दिया है, उसके लिए कुछ मूवमेंट भी तो चलाना पड़ेगा ना, नहीं ऐसे तो ब्रिटिशर्स मानने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो इसके लिए ये मूवमेंट था। और डिसकंटेंटमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट में भी था, क्योंकि ब्रिटिशर्स इनकी बातें नहीं मान रहे थे, फालतू का टैक्स वैक्स लगा रहे थे, इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी फलाना ढमकाना। ठीक है, तो इस वजह से इनका भी गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही अब जब इंडस्ट्रियलिस्ट गुस्से में है ना, तो जो उनका लेबर होगा, जो उनमें इंडस्ट्रीज़ में काम करेगी, उन पे भी इनका गुस्सा निकलेगा, तो इनके ये भी गुस्से में थे। ठीक है, अब साइमन कमीशन रिपोर्ट आई थी, इसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, साइमन कमीशन को, तो इनकी रिपोर्ट आई थी, इसमें मेजर ड्रॉबैक क्या था, ये ऑल वाइट कमीशन था। ठीक है, मतलब इसमें कोई इंडियंस मेंबर था ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से इसको लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था, इसको बॉयकॉट करने का उन डिसीजन लिया था कांग्रेस ने। ठीक है, तो इस वजह से भी ये कॉज है CDM का। और गांधीयन स्ट्रेटजी, पीस स्ट्रगल एंड पीस, है ना, और ये जो गांधीयन स्ट्रेटजी थी, इसकी वजह से भी क्या था, वही था ना कि मतलब पीसफुल करेंगे, कुछ ज़्यादा हाथापाई नहीं करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट वाली जो अप्रोच होती है वो सब नहीं करेंगे। और सॉल्ट सत्याग्रह भी वही था कि मतलब ब्रिटिश की मोनोपोली थी सॉल्ट में, उसमें मतलब टैक्स लगाते थे, है ना, उनके बिना कोई यूज़ नहीं कर सकता था सॉल्ट। तो इसीलिए उसी डांडी मार्च हुई थी, है ना, यही सॉल्ट टैक्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो इमीडिएट तो यही हुआ था डांडी वाला। ठीक है, सॉल्ट टैक्स के लिए। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। जैसे कि लैक ऑफ एनी आउटकम, जैसे कि क्या हुआ था, जो सेकंड फेज़ था, फर्स्ट फेज़ मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले का, सेकंड फेज़ कौन सा था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद वाला जो पीरियड था। तो उसमें क्या हुआ, जैसे ही वापस आके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आके गांधी जी ने
लॉन्च किया CDM, उसके बाद तुरंत सबको जेल डालना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, है ना। तो ये एक तरह से फेड हो गया था, जेल डालने के बाद कोई भी लीडरशिप बची नहीं थी, तो यहाँ पे कोई आउटकम नहीं निकल पाया। ओके, पब्लिक रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा नहीं था, जैसे कि मुस्लिम्स का नहीं था, ठीक है। जितना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में था मुस्लिम्स का, उसके नियर बिल्कुल भी नहीं था। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि नॉन कॉपरेशन में तो वही खिलाफत वाला इशू हो गया था, इस वजह से सपोर्ट मिल गया था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। लैक ऑफ मुस्लिम पार्टिसिपेशन, वही चीज़, ठीक है। और सिविल मार्शियल लॉ पास बाय लॉर्ड वेलिंगटन टू डील विद CDM's एक्टिविटीज़, वही मतलब सेडिशियस एक्ट वाला चीज़ है कि किसी को भी उठा के जेल में डाले दे रहे थे। रिप्रेसिव गवर्नमेंट, वही कांग्रेस ऑफिसेज एंड फंड्स वर सीज्ड, गांधी आश्रम्स वर कॉन्डोन्ड एंड मूवमेंट वॉज इफेक्टिवली क्रश्ड इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है, वही चीज़ है। एप्रीहेंशन ऑफ एनार्की, इसमें क्या है? मूवमेंट हैड स्टार्टेड टू शो साइंस ऑफ फटीग, है ना। वही अब कब से चल रहा है? 1930 से लेके 1932 तक लगभग चला, है ना। तो वही कोई भी मूवमेंट होगा, खासकर मास मूवमेंट होगा, तो लंबे टाइम तक वो सस्टेन नहीं कर सकता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल ही तक करने पड़ेगा, उसके बाद फटीगनेस होने लगेगी, लोग थकने लगेंगे, कुछ लोग छोड़ने लगेंगे, है ना, कुछ लोगों की ओपिनियन बदल जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये एनार्की की तरफ जा रहा था। अब इसके सिग्निफिकेंस या फिर रिस्पॉन्स देख लेते हैं पहले, है ना। तो वुमेन ने तो अच्छा खासा पार्ट लिया था, है ना। एमएन सिग्निफिकेंस फॉर वुमेन टू कम इन पब्लिक स्फीयर एंड पॉलिटिक्स, ओके। इन्होंने पिकेटिंग भी स्टार्ट कर दी थी, है ना, जैसे शॉप्स की, ओपीएम्स की एंड शॉप सेलिंग फॉरेन क्लोथ्स, इन सब की पिकेटिंग, है ना। और वही स्टूडेंट्स ने भी किया था, ये तो पिकेटिंग तो शुरू से ही करते आ रहे हैं। उन्होंने भी बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर, वर्कर्स का हम लोग देख चुके हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट का भी देख चुके हैं, मर्चेंट्स का, है ना। और ट्राइबल्स ने भी अपना पार्ट लिया था, क्योंकि इनके साथ भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, खासकर सेंट्रल प्रोविंसेस, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका वाले रीजन्स में, ओके। तो ये था लोगों का रिस्पॉन्स। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। पहली चीज़ तो यही थी कि इसमें पीजेंट्स के डिमांड को पहली बार इंक्लूड किया गया था। अभी तक के कोई भी जो भी मतलब मूवमेंट हुआ था, उसमें पीजेंट्स के डिमांड को इंक्लूड नहीं किया गया अपने पॉलिसी में, मतलब मूवमेंट के जो गोल हैं उसमें, तो इसमें पीजेंट्स को भी इंक्लूड किया गया था, है ना। और कांग्रेस की पावर का इसमें मतलब एक तरह से रोल था, क्योंकि वही था ना, गांधी अरविंद पैक्ट भी इसीलिए हुआ क्योंकि अरविंद समझते थे कि बिना कांग्रेस के कुछ बात बनने वाली नहीं है ना। जब तक कांग्रेस को नहीं मनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कितना सिग्निफिकेंस था उस टाइम पे कांग्रेस का, ओके। और कांग्रेस लीडर्स को भी रिलीज़ कर दिया था, है ना। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये गांधी अरविंद पैक्ट हुआ था ना, तो सारे लीडर्स को रिलीज़ कर दिया था ताकि आप जाइए और कांग्रेस वालों को मनाइए, ठीक है। तो इससे पता चलता है इंपॉर्टेंस कांग्रेस की। ब्रिटिश रिकॉग्निशन, स्टार्टेड कोऑपरेटिंग विद द मूवमेंट, नाउ सीकिंग इंडियन कोऑपरेशन एंड सपोर्ट इन द कॉलोनियल पॉलिसीज़, ठीक है। तो वहाँ पे जो इनकी कैबिनेट थी इंग्लैंड में, वो भी एक तरह से सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। पैरालिसिस ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी बिकॉज ऑफ द नॉन वायलेंट मोड ऑफ CDM, इम्पॉसिबल टू स्टॉप सप्रेस इट एग्रेसिवली, मतलब वही था ना कि अगर कोई एग्रेशन दिखाएगा, है ना, तो उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। बट अगर कोई पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो उसको पुलिस भी फिर अरेस्ट नहीं कर पाएगी ना। तो इसलिए जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी वो भी एक तरह से पैरालाइज हो रही थी ये नॉन वायलेंस की वजह से, ओके। प्रोटेस्ट के नए तरीके आ गए थे, जैसे कि प्रभात फेरी लगाना, पैम्फलेट बांटना, है ना, न्यूज़पेपर प्रिंट करना, लोगों को अवेयर करना, ठीक है। तो ये न्यू मोड्स थे, ये सब गांधी जी का इफेक्ट था। ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव से, जैसे कि क्या, सॉल्ट टैक्स को तोड़ना, और भी चीज़ें थी जैसे फॉरेस्ट लॉज, चौकीदारी टैक्स, है ना। तो सिर्फ सॉल्ट टैक्स ही नहीं, बाकी चीज़ें भी यहाँ पे वायलेट हुई थी, है ना। ये सब क्या था? एक तरह से जो ब्रिटिश की, एक तरह से कह सकते हैं हिटलर रूल टाइप का था ना, मनमानी तरीके से कुछ भी अपना टैक्स ले लेना, है ना, बिना कोई लॉ के। तो वो चीज़ें यहाँ पे वायलेट हुई थी। इंक्रीज इन वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन का भी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अच्छा इसको कंपेयर कर लेते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो वही था, पहले तो ऑब्जेक्टिव ही देख लेते हैं। तो एनसीएम में क्या था? हमारा स्वराज था, मतलब सेल्फ गवर्नेंस। इसमें क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब पूर्ण स्वराज, ओके। अब इसमें मेथड्स में भी डिफरेंस था, जैसे कि पहले वायलेशन ऑफ लॉ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड नॉट जस्ट कॉपरेशन विदाउट फॉरेन रूल। मतलब एनसीएम में क्या हो रहा था कि हम लोग नॉन कॉपरेशन करेंगे, ब्रिटिश का कॉपरेशन नहीं करेंगे। और सीडीएम में क्या हो रहा था कि हम लॉ को वायलेट करेंगे, जैसे सॉल्ट टैक्स वगैरह, फॉरेस्ट टैक्स वगैरह, है ना। तो ये सब वायलेट कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस था। फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट में भी डिफरेंस था, है ना। जैसे कि लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, स्कूल्स छोड़ दिए थे स्टूडेंट्स ने, है ना, कोर्ट्स छोड़ दिए थे, आर्बिट्रेशन से काम चल रहा था, है ना। तो ये सब नए टाइप के वो प्रोटेस्ट था, सॉरी। मुस्लिम पार्टिसिपेशन इसमें बहुत कम था, है ना, लेस देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बल्कि एनसीएम में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पार्टिसिपेशन था। ये एक मूवमेंट था जिसमें हिंदू एंड मुस्लिम दोनों इक्वल फ्रंट्स पे पार्टिसिपेट किया था, ओके। लेबर मूवमेंट भी, है ना, लेबर ने इस बार कुछ ज़्यादा खास अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया नहीं। जैसे एनसीएम में तो था अच्छा खासा लेबर्स का पार्टिसिपेशन था, बट यहाँ पे नो मेजर लेबर अपसर्ज, ओके। और पेजेंट्स एंड बिजनेस ग्रुप्स, है ना, इनकी तरफ से ज़्यादा देखा गया था, इनकी तरफ से मासिव पार्टिसिपेशन था। जबकि एनसीएम में इनका इतना पार्टिसिपेशन नहीं था। एनसीएम वाली हम लोग वीडियो में देख चुके हैं, इन्होंने इतना पार्ट नहीं लिया था। लिया भी था तो वो स्टार्टिंग में लिया था स्ट्राइक वगैरह करके, और बाद में जब इनको डंडे पड़े कांग्रेस से, वो सॉरी ब्रिटिशर से, तो ये वापस हो गए थे, ठीक है। और इसमें स्ट्रेंथ भी पता चलती है कांग्रेस की। एनसीएम में तो कोई भाव ही नहीं दे रहा था इसको, कांग्रेस को, है ना, ब्रिटिशर्स इनकी सुन ही नहीं रहे थे। बट यहाँ पे उनको मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी इस टाइम तक। तो ये कुछ डिफरेंस था एनसीएम एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ओके। अब इसका स्प्रेड देख लेते हैं, कैसे ये इंडिया में स्प्रेड हुआ। तो वही चीज़ है, तमिलनाडु में किसने लीड किया? सी गोपालाचारी, है ना।
वही सॉल्ट टैक्स ब्रेक करके। मलाबार में के लप्पन, आंध्र रीजन में, यहाँ पे कहाँ पे रीजन में हुआ था, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा एंड गुंटूर में। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी, है ना। और बंगाल में, अच्छा बंगाल में क्या था, बंगाल प्रोवाइडेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अरेस्ट एज वेल एज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वायलेंस, मतलब सबसे ज़्यादा अरेस्ट बंगाल में ही हुए थे और सबसे ज़्यादा वायलेंस भी यहीं पे हुआ था। अब वायलेंस होगा तो फिर अरेस्ट तो होगा ही होगा। ओके। बिहार में चंपारण एंड सारण, यहाँ पे हुआ था। असम में सिविल डिसोबीडियंस फेल्ड टू रीगेन द हाइट्स अटेन इन 1921, वही बात है, मतलब एनसीएम में ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट था, असम में सिविल डिसोबीडियंस में थोड़ा कम हो गया था। क्यों? इसीलिए क्योंकि जो असमीज़ और बंगालीज थे ये आपस ही में लड़के रह गए थे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़के रह गए थे। ठीक है, एनसीएम में ऐसा था नहीं, एनसीएम में सब मिल के साथ में लड़े थे। ठीक है। अब पेशावर में क्या था, ये जो गढ़वाल राइफल के सोल्जर्स थे इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था इंडियंस पर शूटिंग करना, है ना, उन पर गोलीबारी करना। शोलापुर महाराष्ट्र में भी टेक्सटाइल वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी। रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, है ना, इन सब पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। एक्टिविस्ट एस्टेब्लिश्ड अ वर्चुअल पैरेलल गवर्नमेंट विच कुड ओनली बी डिसलॉस्ड विद मार्शियल लॉ। ओके। गुजरात में क्या हो रहा था, नो टैक्स मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट टैक्स हो गया, सॉल्ट टैक्स हो गया, ये सब। रिफ्यूजल टू पे लैंड रेवेन्यू, हम लैंड रेवेन्यू ही नहीं देंगे। धरासना में किसने लीड किया, सरोजनी नायडू, इमाम साहेब एंड मनीलाल, ये बेटे थे गांधी जी के। ओके। यूपी में भी काफ़ी कैंपेन्स चल रहे थे अगेंस्ट टैक्स, रेवेन्यू, जमींदारी सिस्टम। ओके। अच्छा, नागालैंड एंड मणिपुर में क्या था, यहाँ पे 13 साल की उम्र में रानी गैडन लिव, है ना, ये क्या कौन थी, नागा स्पिरिचुअल लीडर्स थी, उन्होंने लीड किया था। शी रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट फॉरेन रूल, उनका मतलब उनकी एक कोट फेमस है, इसको आप इंट्रो या फिर कंक्लूजन में कोट कर सकते हो। डेडिकेटेड माइंड, डेडिकेटेड बॉडी एंड डेडिकेटेड होल लाइफ, आई वॉन्ट टू गिव समथिंग एल्स टू माई मदर लैंड, द लैंड ऑफ माई कंट्री। ठीक है, तो ये किसने कहा था, रानी गैडन लिव ने। इनकी एज सिर्फ 13 थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इनको कोट किया जा सकता है। चलो, ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऐसा कुछ लिख के आप कंक्लूड कर सकते हो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट thus ensured the feeling of nationalism as aroused in the sections that remained untouched throughout the grievance that was suffered by all rich and poor alike, है ना। तो ऐसे ही कुछ हम लोग ने एनसीएम में भी देखा था। तो आप इंट्रो में तो क्या है, उसकी टाइमलाइन दे दो, किसके बीच में हुआ, क्या प्रायर बैकग्राउंड था वो दे दो, एंड कंक्लूजन में क्या करना होता है, कोई एक टेम्पलेट याद कर लो। ठीक है, वही आपका एनसीएम में यूज़ हो जाएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, इवन स्वराज, तो इन सब में एक ही आप कंक्लूजन लिख सकते हो। और ऐसा तो है नहीं सब पे क्वेश्चन आ जाएगा, आएगा तो एक ही पे आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक आप कंक्लूजन प्रिपेयर कर लो अपने हिसाब से, जो अच्छा लगे वही याद कर लो, सबको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स सी क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने से पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बैकग्राउंड क्या था, एक तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ठीक है, तो ब्रिटिश क्या थे, ब्रिटिशर्स बैक फ्रंट पे थे, मतलब ये हार रहे थे ब्रिटिशर्स, तो इनको हेल्प चाहिए थी। इनके एलाइज बोल रहे थे ब्रिटिशर्स के कि आप हेल्प लो इंडिया की। ठीक है, और इंडिया की हेल्प लेने के लिए इन्होंने क्या भेजा था, क्रिप्स मिशन भेजा था। ओके, कि हम लोग तुमको मतलब छोटी मोटी लॉलीपॉप टाइप की पकड़ा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देंगे, है ना, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, इस टाइप की चीज़ें कर रहे थे। बट हम लोग की अब डिमांड क्या हो चुकी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, उसकी ये लोग बात कर नहीं रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो गया। तो एक तो ये रीज़न था। दूसरा रीज़न क्या था कि जैपनीज़ का इन्वेजन हो रहा था, जैपनीज़ इन्वेजन हो रहा था नॉर्थ ईस्ट साइड से, है ना, साउथ ईस्ट एशिया में जैपनीज़ जीत चुकी थी ब्रिटिशर से, है ना, तो ब्रिटिश रिट्रीट करने लगे थे वहाँ से। तो इस वजह से भी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि वहाँ से ब्रिटिश हार सकती है तो फिर हम लोग भी हरा सकते हैं, है ना। तो जो एक मिथ था कि इनविंसिबल होता है ब्रिटिश, इनको हराया नहीं जा सकता है, तो ये एक तरह से बस्ट हो गया था। तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, हम लोग भी कुछ मास मूवमेंट करके इनको भगा सकते हैं। तो एक ही रीज़न था। और इन्फ्लेशन वगैरह तो था ही, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है तो लोगों में भी गुस्सा था, इन्फ्लेशन था, है ना, पॉवर्टी थी, हंगर था, ये सब चीज़ें थी। तो ये कुछ कॉजेज थे क्विट इंडिया मूवमेंट के। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक तो हम लोग ने वही देखा कि 1942 में स्टार्ट हुआ था। ओके, आफ्टर क्रिप्स डिपार्चर गांधी फ्रेम्ड अ रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर अ ब्रिटिश विड्रॉल एंड अ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट एनी जापानीज इन्वेजन, है ना। अभी हम लोग ने देखा कि जापानीज इन्वेजन के अगेंस्ट था। क्विट इंडिया मूवमेंट बिगैन इन 1942, है ना, ये ईयर याद रखना है, विद द एम ऑफ फोर्सिंग ब्रिटिशर्स टू क्विट विद द मोटो ऑफ डू और डाई। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर इंट्रो लिखेंगे तो ये लाइन लिखना जरूरी होगी, डू और डाई से हुआ था, जापानीज इन्वेजन के अगेंस्ट हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 को भी मेंशन कर सकते हैं इंट्रो में। ठीक है, चलो सबसे पहले इसके रीजंस देख लेते हैं, है ना, कि रीजंस क्या थे इसको स्टार्ट करने के। तो पहले तो वही था, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, जो भी हम लोग ने देखा, तो क्रिप्स मिशन आया था वो फेल हो गया था। दूसरा क्या है, हाई हैंडेड एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज़, है ना, सच एस कमांडरिंग ऑफ बोट्स इन बंगाल, ओडिशा, एंड दिस कंसिडर्ड एंगर्ड पीपल, दिस वॉज पॉपुलर डिसकंटेंट। अच्छा ठीक है, ये हाई हैंडेड एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश एटीट्यूड, मतलब वही था, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो था, ये किसी की बात मानते नहीं थे, है ना। बोट्स वगैरह भी जो बंगाल और ओडिशा में कमांड होती थी, एक्सपोर्ट जहाँ से सबसे ज़्यादा कहाँ से होता था, बंगाल से ही होता था, तो इसमें फालतू की ड्यूटी लगा देंगे, है ना। जो चीज़ें ये लोग चाहेंगे वही एक्सपोर्ट होगा, तो इससे इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी रिच इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह थे वो सब भी गुस्से में थे। ठीक है, तो इनका जो हाई हैंडेड एटीट्यूड था वो लोगों को पसंद आ नहीं रहा था। इकोनॉमिक हार्डशिप्स, जैसे कि राइजिंग प्राइस हो रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, है ना, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट और रिच पेजेंट्स था इनके प्रॉफिट तो बढ़ गए थे, है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन होगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। अब प्रॉफिट तो बढ़ गए, बट प्रॉफिट की वजह से क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स इनसे और ज़्यादा टैक्स वसूल कर रहे थे, इनका टैक्स बढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये भी गुस्से में थे।
ये देखो लिखा है ना, फोर्सेबल कलेक्शन ऑफ वॉर फंड कलेक्ट करते थे एंड कोर्सिव सेल ऑफ वॉर बॉन्ड। वॉर बॉन्ड भी इशू करते थे ब्रिटिशर्स, है ना, उसको खरीदने पर मजबूर करते थे इन लोगों को कि आप लोग ये खरीदो। तो ये सब भी गुस्से में थे। नेक्स्ट क्या है, फियर ऑफ स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। अच्छा, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी समझ लेते हैं, ये क्या होता है। ये होता है जैसे जो भी तुम्हारे एनिमीज़ है ना, उनकी जितनी भी सप्लाईज़ है, जितनी भी एसेंशियल सप्लाईज़ है, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, एमिनेशन हो सकता है ना, मतलब गोली वगैरह, जितनी भी उनकी फायर पावर है, तो इन सबको तुम कट ऑफ कर दो। अगर इन सबको कट ऑफ कर दोगे तो एनिमी वैसे ही हार जाएगा। ठीक है, तो ये होती है स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। तो उसको फॉलो करते थे ब्रिटिशर्स, किसके अगेंस्ट, जापानीज़ के अगेंस्ट, है ना। तो ये भी गलत बात थी। फिर न्यूज़ फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, साउथ ईस्ट एशिया से क्या न्यूज़ आ रही थी भाई, कि मतलब जापान ने हरा दिया, है ना, ब्रिटिशर्स को। तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, ब्रिटिश वहाँ से वापस लौटने लगी थी। एक तो मैनर ऑफ इवैक्यूएशन, मतलब जैसे एब्रप्ट ये लोग भागे हैं ना वहाँ के लोगों को छोड़ के, तो इनका जो एक्सपोजर रेसिस्ट एटीट्यूड है वो भी सामने आ गया था। ओके। अच्छा, इंडियन पॉपुलेशन डिमोरलाइज हो रही थी। क्यों डिमोरलाइज हो रही थी, इनको क्या लग रहा था कि जापानीज इन्वेजन हो रहा है तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, पहले ब्रिटिश हम पे रूल करते थे, अब आके जापानीज करने लगेंगे, हम पर क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ये जैसे ही अत्याचार कर रहे हैं वैसे ये भी करते आएंगे, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो एक तरह से डिमोरलाइजेशन हो रहा था इंडियन पॉपुलेशन का। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत थी, यहाँ पे ज़रूरत थी कि इनको प्राउड फील करवाया जाए अपने मदरलैंड के लिए, है ना, और मतलब इनकी जो स्ट्रेंथ है, यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, उसको रिकग्निशन मिले, है ना। तो ये था। तो और क्या था, और कुछ ब्रिटिश की पॉलिसीज़ भी थी, जैसे डिनाइल पॉलिसी। डिनाइल पॉलिसी में क्या था, जितने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो से ये डिस्ट्रॉय कर देते थे, ताकि एनिमी जो भी है वो आपस में कम्युनिकेट ही ना कर पाए। तो ये सब कॉजेज थे क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं टाइमलाइन क्या थी। ओके, टाइमलाइन देख लेते हैं। तो जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी मिली वर्धा में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग एक प्रोटेस्ट करेंगे जिसका नाम देंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये नॉन वायलेंट मास मूवमेंट होगा। ओके, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ अभी डिसाइड किया है, अभी इसको फाइनलाइज नहीं किया है। फिर नेक्स्ट 8 अगस्त को मिले 1942 में, यहाँ पे इन्होंने रेक्टिफाई कर दिया, रेक्टिफाइड एंड पास्ड। ठीक है, किसने, ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी, यहाँ पे ये बॉम्बे में हुई थी। तो इसमें क्या क्या पास हुआ, एक तो यही कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। ओके, और डिमांड क्या करेंगे, डिमांड एन इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब इमीडिएट एंड हो जाए ब्रिटिश रूल का। डिक्लेयर कमिटमेंट ऑफ फ्री इंडिया, है ना, हमको फ्री इंडिया चाहिए, किससे, फासिज्म और इंपीरियलिज्म, इनसे हम लोग खुद ही डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को, ऐसा बोल रहे थे। फॉर्म ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट हम लोग बनाएंगे ब्रिटिश के विड्रॉल के बाद। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें थी इसमें। फिर नेक्स्ट 9 अगस्त को फिर से मिले, नहीं 9 अगस्त को मिले नहीं, सॉरी 8 अगस्त को इन्होंने जैसे ये डिसाइड किया ना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोग लॉन्च करेंगे, उसके अगले दिन ही क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने, सारे जितने भी टॉप लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, और अनलॉफुल एसोसिएशन, जैसे कौन कौन सी एसोसिएशन थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, इन सबको अनलॉफुल, है ना, मतलब इन सबको बैन कर दिया, इलीगल कर दिया। ओके, पब्लिक असेंबली, इन सब पर भी बैन लगा दिया। पब्लिक मीटिंग्स वॉज प्रोहिबिटेड अंडर द रूल 56 और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट गांधी जी का रिस्पांस, इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। मतलब सीडीएम क्या था, कांग्रेस ने कहा था कि गांधी जी लीड करेंगे, है ना, तो गांधी जी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी अलग अलग सोसाइटी के लोगों को कि आपको ये कैसे प्रोसीड करना है सीडीएम में। ठीक है, तो वो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बोला था कि आप रिज़ाइन मत करो, बट कांग्रेस को अपना एलिजियंस दिखाओ, कि मतलब बोलो कि हम लोग कांग्रेस के सपोर्ट में हैं। ठीक है, ऐसे ही सोल्जर्स को भी बोला कि आप भी आर्मी लीव नहीं करो, बट जो आपके मतलब इंडियंस हैं ना उन पर फायर करना बंद कर दो, है ना, तो फायर करना, डू नॉट फायर ऑन आर कॉम्पेट्रिएट्स। ओके, वैसे ही स्टूडेंट से बोला कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो फिर आप पढ़ाई छोड़ दो, मतलब पढ़ाई छोड़ दो इन द सेंस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना उनको छोड़ दो, जो हमारे नेशनल कॉलेजेस हैं, है ना, उसको अडॉप्ट कर लो, मतलब उनमें एडमिशन ले लो। पेजेंट्स में क्या था, पेजेंट्स को बोल रहे थे कि अगर आपके ज़मींदार, मतलब जो आपसे रेंट लेते हैं ना, वो अगर एंटी गवर्नमेंट है ना, तो फिर आपस में डिसाइड कर लो कि जो क्या आपको रेंट देना है वो रेंट दो। लेकिन अगर ज़मींदार प्रो गवर्नमेंट है, मतलब ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं, तो फिर उनको कोई रेंट मत दो। ठीक है, वैसे ही प्रिंसेस को क्या था कि आप अपने जो मासेज है उनको सपोर्ट करो। ओके, और कांग्रेस, मतलब जो आपके पीपल है ना, पब्लिक है, उनको सॉवरेन मानो, ना कि ब्रिटिशर्स को। ठीक है, ऐसे ही प्रिंसली स्टेट्स के जो पीपल थे उनसे क्या बोला कि अगर आपके प्रिंस प्रो गवर्नमेंट है, मतलब ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं, तो उसका साथ मत दो, बट अगर वो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, है ना, मतलब नेशनल मूवमेंट में पार्ट ले रहे हैं, तो फिर उनका साथ दो। वैसे ही फाइनल मंत्रा क्या था, डू और डाई, जो हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं, है ना, या तो करो और नहीं तो फिर स्लेवरी में ही मर जाओ। ठीक है, तो ये था मंत्रा, डू और डाई। ओके, गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं स्प्रेड कैसे हुआ मूवमेंट का, वो भी देख लेते हैं। ओके, पब्लिक ऑन रैम्पेज, है ना, कि मतलब जितने भी ब्रिटिश की सिंबल्स थे ब्रिटिश अथॉरिटी के, जैसे कि क्या क्या बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिजेस हो गए, रेलवे ट्रैक्स हो गए, उनके ऑफिसेस हो गए, टेलीग्राफ लाइन्स हो गई, इन सब पर अटैक करना लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स ने, है ना, वर्कर्स ने। और कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी चलने लगी, जैसे कि इसमें सबसे फेमस कौन सी अभी मूवी बनी थी, उषा मेहता ने जो अंडरग्राउंड रेडियो सर्विस चलाया था, है ना, रेडियो सर्विस, इस पर मूवी भी आई है इस बार।
ओके, वैसे ही और भी थी, जैसे कि इसमें मेन पर्सनैलिटीज़ कौन कौन थे, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक भी थे, छोटू भाई पुराणिक, अच्युत पतवर्धन एंड सुचेता कृपलानी, है ना, ये यूपी की फर्स्ट गवर्नर भी थी, है ना, बाद में आरपी गोयनका। ओके, अच्छा, इससे सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ चल रही हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो क्या था, सीडीएम में जैसे हम लोगों ने देखा नेक्स्ट डे पे ही जितनी भी हमारी टॉप लीडरशिप थी वो अरेस्ट हो गई, है ना। तो जब अरेस्ट हो गई तो एक तरह से सीडीएम ये लीडरलेस हो गया था, ठीक है, तो कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था। और बाकी जगह मतलब क्या था, 144 भी लगा दिया था कि लोग गैदर नहीं हो सकते, है ना, बाहर नहीं निकल सकते, इस टाइप की चीज़ें हो गई थी, स्ट्राइक्स, मतलब पूरा बंद टाइप का हो गया था, भारत बंद टाइप का। तो कुछ ऐसा चाहिए था कि लोग मास मूवमेंट के लिए मतलब तैयार हो सकें, लोगों तक बात किसी की वॉइस पहुंच सके, है ना, और लीडरशिप कोई दे सके। और तो ऐसे मतलब कोई एक, वैसे तो टॉप लीडरशिप अरेस्ट हो गई तो कोई ये कोई काम कर नहीं सकता था, तो ये अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रहा था। जैसे उषा मेहता ने जो रेडियो चलाया था उसमें यही काम होता था, एक तो ये मास तक पहुँच पा रही थी, है ना, और विद द हेल्प ऑफ राम मनोहर लोहिया, इनकी हेल्प से ये मतलब एक तरह से लीडर भी मिल गया था इनको पूरे नेशन वाइड। ओके, तो ये इसका सिग्निफिकेंस था कि मतलब एक तरह से इसने वैक्यूम फिल करने का काम किया, नहीं तो क्या होता, सीडीएम पूरे ही डिसिपेट हो जाता तुरंत ही अगले दिन, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ पैरेलल गवर्नमेंट भी चलने लगी थी। पैरेलल गवर्नमेंट क्या होती है, मतलब जिन स्टेट्स ने अपने आप को फ्री घोषित कर दिया है, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, जैसे कि बलिया अंदर अंडर किसके, चिट्टू पांडे, वैसे ही तामलोक, मिदनापुर, जतिया सरकार, सतारा में रत्ती सरकार, है ना। ऐसे ही कुछ गोरिल्ला बैंड्स भी बन गए थे। गोरिल्ला बैंड्स अच्छा क्या होते हैं, ये वो होते हैं जैसे ये जो चीज़ें होती है ना, ट्रेजरीज हो गई, गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, एमिनेशन डिपॉट्स हो गए, इन सब पे लूट्स करते थे ये लोग। ओके, वैसे कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं करते थे, लाइक मर्डर वगैरह इस टाइप की चीज़ें नहीं करते थे। तो ये गोरिल्ला बैंड्स ये थे। तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉल्ड आज़ाद दस्ताज एंड गोरिल्ला बैंड्स ये फॉर्म होने लगे थे, कहाँ पे, बिहार में। ओके, बाद में लेकिन क्या हुआ था, ये जो गोरिल्ला बैंड्स थे ये डकैत्स के साथ मिल गए थे, डकैत गैंग्स के साथ, और इन्होंने क्राइम करना स्टार्ट कर दिया था, मर्डर वगैरह, ठीक है। तो जब मर्डर वगैरह स्टार्ट कर दोगे क्राइम, तो फिर सप्रेस करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 1944 तक इनको सप्रेस कर दिया गया था गोरिल्ला बैंड्स को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फेसेस देख लेते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के। ओके, तो अर्बन रिवॉल्ट में क्या था, ये बहुत ही शॉर्ट फेज था, और यहाँ पे मेनली क्या हो रहा था, स्ट्राइक्स एंड पिकेटिंग के थ्रू सीडीएम चल रहा था, ठीक है। अच्छा, कंट्री साइड में क्या हो रहा था, यहाँ पे ज़्यादातर पीजेंट्स का रिविलियन हो रहा था, ठीक है, पीजेंट वाले कॉजेज चल रहे थे, और नेशनल गवर्नमेंट इन डिफरेंट एरियाज बन गई थी, है ना, जैसे कि अभी हमने देखा ना वो पैरेलल गवर्नमेंट्स बन रही थी, वैसे ही जगह पे बन रही थी, और कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी चल रही थी, है ना, जैसे कि इसके 3 मेन ग्रुप में हम लोग पढ़ते हैं। एक थी अरुणा असफ अली ग्रुप, है ना, इनका काम क्या था, वॉलंटियर्स को मोबिलाइज करना। एक था जयप्रकाश नारायण गोरिल्ला वारफेयर, जो भी हम लोग ने देखा, इन्होंने नेपाल बॉर्डर पे थे। और एक सुचिता कृपलानीस गांधीयन ग्रुप, एम्फेसाइजिंग कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये फोकस किन पे करते थे, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स पर। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स क्या होता है, वही कि मतलब बॉयकॉट करो फॉरेन गुड्स का, स्ट्राइक्स करो, पीसफुल, है ना, लोगों को अवेयर करो, ये सब कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में आ जाता है। नेक्स्ट, एक्सटेंड देख लेते हैं, किस किसने पार्ट लिया, किस किसने पार्ट नहीं लिया, है ना, इनका बेस क्या था मास पार्टिसिपेशन का। तो यूथ ने तो देखो पार्ट लिया ही था, स्टूडेंट्स अभी हम लोग ने देखा कि स्कूल वगैरह, है ना, कि छोड़ दो अगर कॉन्फिडेंट हो तो। ओके, तो ये फोरफ्रंट में थे। ऐसी वुमेंस भी, वुमेन का तो भी हम लोग देखा ही, जैसे उषा मेहता, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, इन लोग ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। वर्कर्स ने भी स्ट्राइक, है ना, वगैरह किया। पीजेंट्स ने भी, ये क्या थे, हार्ट ऑफ द मूवमेंट इनको कंसिडर किया जाता था। इवन सम जमींदार्स भी पार्टिसिपेट किया था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी, है ना, इनको क्या बोला गया था कि आप ऑफिस मत छोड़ो बट ब्रिटिशर्स का साथ मत दो, एंड शो एलिजियंस टू कांग्रेस, है ना, स्पेशली दोज बिलोंगिंग टू लोअर लेवल्स इन पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पार्टिसिपेट, रिजल्टिंग इन एरोजन ऑफ गवर्नमेंट लॉयल्टी। अच्छा, मुस्लिम्स, इन्होंने भी साथ दिया था, जो मतलब जो अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट थे ना, जो भी हम लोगों ने इधर देखा था पहले, उनको शेल्टर देने का काम किया था इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे कोई कम्युनल क्लासेस भी नहीं हुए थे ज़्यादा, है ना। तो हम लोग ने 2 मूवमेंट्स में देखे हैं जहाँ पर मुस्लिम का पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, एक तो एनसीएम में और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नहीं सॉरी सिविल में नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट में इसमें। ओके, एनसीएम में क्या था, क्योंकि खिलाफत वाला कोलैब हो गया था, है ना, और क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने शेल्टर्स देने का काम किया था। ओके, अच्छा, इसमें ये एक चीज़ ये क्लियर करना कि मुस्लिम्स ने तो पार्टिसिपेट किया था बट इसको सपोर्ट मुस्लिम लीग ने नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें। उन्होंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि रशिया पर अटैक कर दिया था नाजी गवर्नमेंट ने। ओके, तो इस वजह से ये कम्युनिस्ट गुस्साए हुए थे, तो इस वजह से इन्होंने उल्टा ब्रिटिश को सपोर्ट किया था वॉर में, ठीक है। तो कम्युनिस्ट ने पार्ट नहीं लिया था एंड मुस्लिम लीग ने पार्ट नहीं लिया था। हिंदू महासभा, इन्होंने भी पार्ट नहीं लिया था। अब इन्होंने पार्ट क्यों नहीं लिया था, इनका मानना था कि मतलब कांग्रेस काफ़ी कोशिश कर रही थी मुस्लिम लीग को मनाने की, ताकि इनके बीच में जो डेडलॉक है ना वो हट जाए। तो इसकी वजह से ही हिंदू महासभा वाले गुस्साए हुए थे, इतना मतलब सर पर मत चढ़ाओ मुस्लिम लीग को, ठीक है। तो इस वजह से ना तो मुस्लिम लीग ने पार्ट लिया और ना ही हिंदू महासभा ने। मुस्लिम लीग पार्ट क्यों नहीं ले रही थी, मुस्लिम लीग पार्ट इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि इनका मानना था कि अगर ब्रिटिश जाएंगे ना तो उसके बाद इंडिया के जो माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, और मुस्लिम्स क्या थे, माइनॉरिटीज़ में ही आते थे, उन पे एट्रोसिटीज़ होने लगेंगी, है ना, उन पे अत्याचार होने लगेगा, ठीक है, ऑपरेशन होने लगेगा।
इस वजह से मुस्लिम लीग पार्ट नहीं ले रही थी। ओके, अभी हम लोग बाद में देखेंगे, इसी वजह से मुस्लिम लीग ब्रिटिशर्स के साइड पे हो गए थे, ठीक है, इनके क्लोज आ गए थे। इसी वजह से मुस्लिम लीग का जो स्टेटस था वो स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था। एक तो इनका जो सपोर्ट बेस था, है ना, वो बढ़ गया था, काफ़ी वाइड हो गया था। ओके, और दूसरा क्लोजनेस टू ब्रिटिशर्स। ओके, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग हो गई थी। अभी नेक्स्ट देखेंगे कॉजेज़ में, सिग्निफिकेंस में। ओके, अच्छा, दलित्स ने, इन्होंने भी कुछ ज़्यादा पार्ट नहीं लिया था, कुछ कुछ जगह पे लिया था। सम रीजन्स और दलित पार्टिसिपेशन, है ना, बाकियों ने पार्ट नहीं लिया था, क्योंकि जितनी भी लीडरशिप थी ना, इनको लीड कौन कर रहा था दलित्स को? अम्बेडकर जी। ओके, तो अम्बेडकर जी इसके जस्ट पहले, क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले क्या हुआ था, दलित्स की एंट्री हो गई थी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया था। प्रिंसली स्टेट्स, है ना, इनका भी बहुत ही कम रिस्पॉन्स था, लो की रिस्पॉन्स। ओके, क्योंकि इनको भी वही था कि ब्रिटिशर से फ़ायदा मिल रहा था, बट अगर ब्रिटिशर्स चले जाएंगे इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना, तो इनका जो स्टेट है वो भी इनका एक्सेस हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था ना स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स ने बाद में, तो इनका जो स्टेट है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो इस वजह से ये डर रहे थे। ओके, नेक्स्ट, तो इन सब ये सब हो रहा था, तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था, है ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया वो देख लेते हैं। एक तो फिजिकल वायलेंस किया, वही लाठी चार्ज किया, टीयर गैस छोड़े, है ना, फायर किया, इसमें 10,000 लोगों की डेथ हो गई। ओके, प्रेस पर भी इम्पैक्ट पड़ा, जैसे कि जितने भी न्यूज़पेपर थे, है ना, पत्रिका वगैरह थी, उन सब पर बैन लगा दिया था। नेशनल हेराल्ड, हरिजन, ये सब भी बिल्कुल कम्प्लीटली स्टॉप्ड हो गए थे। नेशनल हेराल्ड किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। हरिजन, ये गांधी जी ने किया था। ओके, मिलिट्री भी कहीं कहीं पे, जहाँ पे ज़्यादा हो रहा था ना प्रोटेस्ट, वहाँ पे मिलिट्री रूल लग गया था। प्यूनिटिव फाइन्स भी लेने लगे थे ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे एरियाज अफेक्टेड बाय द अपसर्ज। ओके, प्यूनिटिव फाइन्स वर एक्सटॉर्टेड फ्रॉम रेसिडेंट्स ऑफ एरियाज अफेक्टेड बाय द अपसर्ज। तो ये रिस्पॉन्स था गवर्नमेंट का। ओके, और लीडरशिप तो पहले ही दूसरे ही दिन अरेस्ट हो गई थी CDM के लॉन्च के बाद। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इवेल्युएशन अच्छा कर लेते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का, ये क्या पॉजिटिव साइड्स थे, क्या नेगेटिव साइड्स थे। तो पहले नेगेटिव साइड्स देख लेते हैं। एक तो नेगेटिव साइड इसका यही था कि मुस्लिम लीग का कंसोलिडेशन हो गया, है ना, जब उन्होंने देखा कि ये ब्रिटिशर्स के क्लोज आ गए थे, और इनका जो बेस था विलेजेस एंड इस्लामिक स्टेट्स में, वहाँ पे स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था, तो इसी वजह से फिर बाद में पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, मतलब इंडिया का डिवीज़न हो जाएगा। तो ये एक नेगेटिव साइड था। दूसरा क्या था? कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडिया, है ना, अब एक तरफ क्या था, मुस्लिम लीग थी, दूसरी तरफ हिंदू महासभा थी, तो ये अपने में अड़े हुए थे, ये अपने में अड़े हुए थे, इसी वजह से डेडलॉक हो रहा था। तो इसी वजह से क्या हो रहा था, कम्युनलिज्म बढ़ता जा रहा था। ठीक है, डेथ ऑफ सेवरल पीपल, जैसे भी हम लोगों ने ऊपर देखा 10,000 लोगों की डेथ हो गई थी, है ना, इसमें कई सारे टॉप लीडर्स भी थे। ओके, तो ये नेगेटिव साइड्स थे। कुछ पॉजिटिव साइड्स भी आए थे इससे, है ना, वो क्या थे? एक तो शो डीप डेप्थ ऑफ नेशनलिज्म, है ना, काफ़ी लोगों ने पार्ट लिया था। मूवमेंट इस्टेब्लिश द ट्रुथ, है ना, इट नो लॉन्गर इज पॉसिबल टू रूल इंडिया विदाउट द विशेज ऑफ इंडिया। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि अब पॉसिबल नहीं है ब्रिटिशर्स के लिए कि हमारी मर्जी के बिना हम पर रूल कर लोगे। ठीक है, शिवियर ब्लो टू मोरल बेसिस ऑफ ब्रिटिश रूल एंड इल्यूजन दैट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस वर लॉयलिस्ट फेवर टू कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रिटिश रूल, है ना। पर्सोना नॉन ग्रेटा, ये क्या होता है? पर्सोना नॉन ग्रेटा मतलब होता है नॉन एक्सेप्टेबल। ठीक है, कि मतलब अब एक्सेप्टेबल नहीं था कि ब्रिटिशर्स हम पर रूल करें हमारी मर्जी के बिना। ओके, मूवमेंट शोड दैट डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस बिकेम नॉन नेगोशिएबल, ना, कि मतलब अब लॉलीपॉप टाइप की चीज़ें पकड़ा के अब नहीं कर सकते हो कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे ये वो, अब हम सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेना चाहते हैं, उसके उससे कम कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा, कॉमन मैन का भी काफ़ी रोल था, जैसे भी हम लोगों ने देखा इंडिविजुअल हीरोइज्म, मिलिटेंसी, है ना, चित्तू पांडे वगैरह अपनी पैरेलल सरकार बना ली थी। ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव आउटकम्स थे क्विट इंडिया मूवमेंट के। ओके, तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा, इसको कंक्लूड करना हो, है ना, तो कंक्लूजन के लिए तो हम लोग काफ़ी पहले ही टेम्पलेट देख चुके हैं। NCM में भी वही सिमिलर लाइंस पे था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी था, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी था, है ना। इसमें एक दो चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, है ना, जैसे ये वाली लाइन थी पर्सोना नॉन ग्रेटा, है ना, इस टाइप के वर्ड्स यूज़ कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। वैसे और क्या लिख सकते हैं? द क्विट इंडिया मूवमेंट, अच्छा, इसको ऑगस्ट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, मार्क द क्रूशियल पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट, फ्रॉम हियर देयर वाज नो गोइंग बैक फ्रॉम द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, तो ये लाइन ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, चलो, थैंक यू। कमेंट करके बताना कैसी लग रही है सीरीज़। ओके ओके।